मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं जनता एंगल। जनता एंगल के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज जिस मोटिवेशन कोट के साथ मैंने इस पॉडकास्ट का शुरुआत किया है, इस सेशन का शुरुआत किया है, हमारे आज के जो गेस्ट है उनके साथ यह मोटिवेशनल कोट काफी सटीक बैठता है। स्वागत कीजिए हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट श्रद्धा कुमारी जी का, जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर ये आगे चलकर जब इनके ट्रेनिंग होगा उसके बाद ये बीएसओ के पद पर कार्यरत होगी। स्वागत है मैम हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले दीदी आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि एक्चुअल में हमें अभी तक वो फीलिंग नहीं मिला है क्योंकि हमने कोई एग्जाम नहीं क्रैक किया। बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में आप जब आपको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है, घर का क्या माहौल रहता है, एक एस्पिरेंट जो एग्जाम देता है उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है? डर था, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना तो उम्मीद था कि लिस्ट में तो आ जाएंगे। पर था कि पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो सुबह से ही डर लग रहा था बहुत ज्यादा। नहाकर पूजा वूजा किए, फिर अपना वही पूरे दिन बस यही फोन में, मोबाइल में टेलीग्राम चेक कर रहे थे कि क्या चल रहा है, कब आएगा, कितने बजे आएगा। तो 6 बजे से ही होने लगा था कि रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद फिर वही फोन लेकर बैठे थे, टैब में चेक कर रहे थे। फिर जैसे ही रिजल्ट आया, अपना नाम चेक किए, तो सबसे पहले तो एक सेटिस्फैक्शन था कि हाँ चलो अब और एग्जाम नहीं देना है, कुछ हो गया, अच्छा मतलब अब जॉब हो चुका है। तो ये खुशी थी, एक रिलीफ था। सबसे बड़ा चीज तो ये है कि एक रिलीफ था। खुद से आपकी जो मानसिक स्थिति थी, सबसे ज्यादा उम्मीद हमारे माता पिता को होती है क्योंकि उनका सपना हमसे भी काफी बड़ा होता है। आपके माता पिता का उस दिन क्या मतलब मनोस्थिति था, क्या टेंशन था, क्या स्थिति था? क्योंकि ये सब चीजें दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक फीलिंग क्या होता है कि जिस चीज के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज फाइनली मुझे उस चीज के लिए सफलता मिल गई है। तो घर वालों की क्या स्थिति थी? मम्मी पापा मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हाँ कुछ हो ही जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो मम्मी तो मेरे साथ ही बैठी थी पूरे टाइम। हम लोग वेट कर रहे थे जब रिजल्ट का। पापा मंदिर में थे, पूजा कर रहे थे, तो पापा को फोन करके बताएं कि हाँ रिजल्ट आ गया, हो गया है। तो फिर पापा आराम से जितने जगह भी जाते हैं पूजा करने, सब जगह जाकर सारे मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर फिर घर आए थे। स्कूलिंग की बात करें, अमूमन जब हम लोग गिरिडीह जैसे शहर से उठ के कहीं जाते हैं, बड़ा पोस्ट हासिल करते हैं, तो एक सवाल बहुत उठता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई। लोग अमूमन ये सोचने लग जाते हैं कि आप हमेशा बाहर ही पढ़े हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ, स्कूलिंग कहाँ हुई, इसके बाद कॉलेज, इसके बाद आप एक एस्पिरेंट कैसे बने, क्या कारण है? सबसे पहले तो 10 तक की पढ़ाई एलकेजी से लेकर 10 तक का कार्मेल स्कूल गिरिडीह से की है। उसके बाद 11-12 सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह से किए, और उसके बाद फिर हम मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स किए हैं। फिर प्रिपरेशन के साथ साथ ही ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसमें ही मास्टर्स कर लिए हैं। अच्छा। हाँ, इग्नू से किए हैं, तो साथ साथ में हो गया प्रिपरेशन के साथ साथ। तो जब ग्रेजुएशन हुआ दिल्ली में, पता चला जैसे यहाँ पर उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, आइडिया नहीं है, कोई वैसा गाइडेंस नहीं रहा था। तो वहां पर पता चला कि ऐसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, प्रिपरेशन करना है। तो फिर वहाँ कोचिंग पता किए, फिर वहां से फिर मैथ्स ऑनर्स के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किए। तो यूपीएससी में नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, कुछ मार्क्स से बार बार रुक जा रहा था। तो यूपीएससी जब नहीं हुआ तो हम बहुत मेहनत किए। उसके बाद फिर बीपीएससी दिए 2 बार। तो बीपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट में पहला बार प्रीलिम्स हुआ क्लियर, और पहला बार मेंस भी क्लियर हो गया, और फिर इंटरव्यू में हो ये गया। जो 3 फेज है पीसीएस एग्जाम के, या प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, पर्सनली आपको सबसे हार्ड कौन सा लगा तीनों फेज में? मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ प्रीलिम्स था, क्योंकि हम यूपीएससी का भी दे रहे थे, तो प्रीलिम्स ही क्रैक करना मेरे लिए टफ था। क्योंकि मेरा शुरू से ही आंसर राइटिंग सही रहा है, ऐसे हम अच्छा लिख लेते हैं, तो वो सब मेरा प्लस पॉइंट था। तो मेरा था कि अगर प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो, एक बार मेंस लिखने का मौका मिले, तो हम क्लियर कर लेंगे। हमको उम्मीद था ये चीज का, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीलिम्स टफ था। मेंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है? जैसे आपका तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा, इसे छोड़कर इसके इतर और भी बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट
कॉमनली रखना चाहिए एक अगर हिंदी बैकग्राउंड का अगर स्टूडेंट है? नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसा जिसका बैकग्राउंड रहा है, जो इंटरेस्ट रहा है। सबसे जरूरी है इंटरेस्ट कैसा है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है मेंस में। तो जैसे बीपीएससी में तो मेंस में ऑप्शनल का ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, बस 100 में 40% मार्क्स लाना होता है, तो वो हो जाता है अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है। लेकिन अगर यूपीएससी है तो उसमें ऑप्शनल आपको वही लेना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपको उसको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, इंटरव्यू जब पीसीएस का या यूपीएससी का इंटरव्यू का बात होता है तो कई तरह का वीडियो हमारे यूट्यूब में देखते हैं, बहुत फनी टाइप का क्वेश्चन भी होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया जो आपको आज तक याद है? वैसा फनी तो मेरे से नहीं पूछा गया, वो थोड़ा प्रेशर टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कम टाइम होता है और 15 से 20 मिनट में आपको पर्सनालिटी आपका जज करके उनको मार्क्स देना होता है। तो वो थोड़ा, मेरा पूरा इंटरव्यू फैक्चुअल नहीं था ज्यादा, वो थोड़ा एनालिटिकल था, थोड़ा वो देख रहे थे कि समझ क्या है चीजों का, डेप्थ कैसे है। डेटा पर ज्यादा बातचीत किया गया? नहीं, डेटा पे नहीं पूछा गया ज्यादा। हाँ, मतलब क्या एनालाइजिंग टेस्ट किया गया वही। अच्छा। तो वैसा एक क्वेश्चन ये था कि वो पूछे मेरे से कि प्रधानमंत्री का जो मन की बात है, और उस टाइम सीएम नीतीश कुमार जी का चल रहा था वहां पे समृद्धि यात्रा, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए पूछे थे। और वो थोड़ा चाह रहे थे कि थोड़ा नेगेटिव बोले हम गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं बोलना, बहुत बैलेंस वे में इंटरव्यू में आंसर देना होता है, तो वो चेक कर रहे थे वो। जी। जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में पैनल में कितने लोग थे? 4 लोग थे। हाँ, डर तो बहुत लगता है क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा वैसा माहौल रहता है, लेकिन फिर भी मॉक इंटरव्यू से ये रहता है कि आप प्रिपेयर्ड रहते हैं हर चीज को डील करने के लिए। और इंटरव्यू का मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे मॉक इंटरव्यू वो लेता रहता था, मतलब वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके मेरे से पूछता था, तो इस वजह से मेरा रैंडम क्वेश्चंस को डील करने का काफी स्ट्रांग हो गया था कि ठीक है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आंसर करना है, तो वो चीज काफी हेल्प किया मेरा। अगर तैयारी के दौर की बात करें तो ऐसा कौन सा बात है जो अब आप सक्सेस हो गए तो सोच के आपको काफी इमोशनल कर देता है? वो जो डिसिप्लिन था, जो डेली का सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना और एक रोज का जो रूटीन फॉलो करना होता है, तो स्ट्रिक्ट रहता था बिल्कुल कि हाँ रोज पढ़ाई करना है। तो सुबह उठते ही अपना नाश्ता वाश्ता करके फिर लाइब्रेरी बैठते थे, फिर खाना खाने आते थे, फिर से लाइब्रेरी जाते थे। तो मेरा तो पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही बीतता था, सुबह से लेकर रात तक। तो मेरी सारी पढ़ाई मोस्टली लाइब्रेरी में ही किए हैं हम। सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन का बात करें तो वो कौन सा फैक्टर रहा आपके लिए? मेरे लिए तो सबसे ज्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो वो चीज़ एक पॉजिटिव आपको पुश देता है कि हाँ अगर सब इतना विश्वास कर रहे हैं तो हाँ कैपेबिलिटी है तो अच्छा हो सकता है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम किया है। यदि आपका इंटरव्यू देख के यहाँ से कोई अगर इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर रखना है कि हाँ मुझे करना है अगर, तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले सिलेबस देखना होगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फेज़ है एग्ज़ाम का, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब पहले क्लैरिटी डेवलप करना होगा। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखना होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन आता है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है। ये सब चीज़ों पर अगर क्लैरिटी रहेगी तो काफ़ी हेल्प होगा। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप शुरू से ही बेसिक एनसीईआरटीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, न्यूज़पेपर मतलब ज़्यादा न्यूज़पेपर को डेप्थ में भी ना पढ़े अगर, लेकिन पता रहे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा आइडिया रहे अगर, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करता है एक न्यू एस्पिरेंट को। जी, अगर कोई पेरेंट्स आपका इंटरव्यू देखे और मान लीजिए उनके जो बच्चे अभी 5-6 क्लासेस में हैं यहाँ से, अगर वो आगे चाहे कि मेरे बच्चे इस क्षेत्र में जाए तो अभी से उनके साथ क्या गाइडेंस होना चाहिए? देखिए शुरू से तो इतने बचपन से तो नहीं जरूरत है, क्योंकि जब पढ़ाई शुरू होनी है तभी होगी इस चीज की, ग्रेजुएशन के बाद ही करना ठीक है। लेकिन हाँ बेसिक में ये कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट है अगर तभी पुश करें। शुरू में सबसे पहले बेसिक पे ध्यान दें, जो हमारा बेस होता है, जो हमारा रूट होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है बाद में। तो अगर बेस स्ट्रांग रहे तो काफी हेल्प होता है। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर शुरू से ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, सिर्फ रटना नहीं हो, थोड़ा समझ से अच्छे से पढ़े तो काफी हेल्प होगा बाद में। बात करें गिरिडीह टू मिरांडा हाउस, जहाँ आपने बात किया, जब आपका एजुकेशन हुआ कॉलेज,
क्या अंतर आपको लगता है दीदी, एक गिरिडीह का माहौल या गिरिडीह के स्टूडेंट और आप ही गिरिडीह से निकल के दिल्ली गए, सोच में कितना डिफरेंस हो जाता है? देखिए डिफरेंस तो है, लेकिन लोग हर जगह वैसे ही रहते हैं, बस ये है अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, टीचर्स वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा बहुत तरह के लोग आते हैं, तो आपको पर्सनालिटी डेवलप करने में ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है कि आप अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे कल्चर के बारे सीख रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी गिरिडीह भी आजकल बहुत अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन काम अगर हो इसमें तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट थी श्रद्धा कुमारी, जिन्होंने बीपीएससी क्रैक कर बीएसओ पद पर वो कार्यरत होगी आगे। उन्होंने अपना जो पूरा जर्नी है, अपना जो पूरी सफलता की कहानी है, वो इस वीडियो में बयां किया है, इस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है। दीदी लास्ट एक बहुत बड़ा मिथ है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि अगर जो हिंदी भाषी है या जिनका बैकग्राउंड हिंदी रहा है, उनके लिए पीसीएस है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मीडियम के हिसाब से नहीं है। जैसे पीसीएस में ज्यादातर इंटरव्यू हिंदी में ही होता है, वहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। और अब तो इंटरनेट के माध्यम से जितने भी रिसोर्स हैं सब कुछ आपको हिंदी में भी अवेलेबल है इक्वली, या आप चैट जीपीटी का यूज करके उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना बेस स्ट्रांग रहे, अगर क्लैरिटी हो कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या स्टेजेस हैं, अगर ये चीज का क्लैरिटी हो तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि हम लोग पीसीएस पे बने हुए काफी फिल्म देखते हैं और उसमें एक चीज काफी टारगेट किया गया है कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो काफी अच्छे हैं, या हिंदी मीडियम वालों को काफी टॉर्चर किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं करता है हिंदी मीडियम को। बस ये है कि रिसोर्स की अगर थोड़ी कमी रहती है तो वो भी आजकल अवेलेबल है, और थोड़ा इंटरनेट का यूज करके आजकल सारी चीजें यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसका यूज करके कोई भी पढ़ाई कर सकता है और कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। इसका ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बड़े जगह रहकर ही तैयारी करें। अभी तक का जो आपका जर्नी, तैयारी से सफलता तक, इसको अगर एक फिल्म का नाम देना, क्या दीजिएगा फिल्म का नाम शीर्षक? मेरा तो ऐसा कुछ फिल्म का तो नाम अभी नहीं याद आ रहा है, पर ये है बहुत स्ट्रगल रहा है मेरा जर्नी में, क्योंकि इतने टाइम से फेलियर देख रहे हैं, लेकिन ये है कि सब लास्ट में सही हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पिताजी को मैं पर्सनली काफ़ी समय से जान रहा हूँ, अपने समाज में या किसी भी सामाजिक कार्य में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूँ। इस चीज़ों का कितना असर पड़ता है? इससे ये असर होता है कि हाँ, जैसे अगर हम कुछ किए हैं तो हम चाहेंगे कि मेरे बाद भी जो जनरेशन है या जो लोगों को ज़रूरत है हम उन तक पहुँच पाए, तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है कि हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। सोशल सर्विस या सोशल चीज़ों में एक्टिव होना यही चीज़ में हेल्प करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप लोगों से आप जल्दी बहुत कनेक्ट कर जाएंगे। हाँ, ये चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले बार किसी और अन्य गेस्ट के साथ। दीदी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे के जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। एक साथ हम लोग जब भी अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं तो जोहार झारखंड बोलते हैं, बिल्कुल, और अंत में जोहार झारखंड अमूमन शुरू में बोलना चाहिए। अंत में बोलने का कारण है कि एक मैसेज देते हैं कि अगली बार हम लोग जरूर मिलेंगे, तो एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।